नए चेहरे हैं, नया जोश है, क्योंकि इस बार संसद और भी ज्यादा जोशीली होने वाली है। युवा चेहरे भी हैं। वो चेहरे आज हमारे साथ न्यूज नेशन के सम्मेलन में मौजूद हैं, जो पहली बार जो हैं संसद भवन पहुंचे हैं सांसद के तौर पर। और कहते हैं ना, पहली बार जो होता है वो बेहद खास होता है, क्योंकि उसमें आदमी अपनी जी जान लगा देता है। तो न्यू इंडिया के लिए ये न्यू एमपीज अपना क्या कुछ विजन लेकर आए हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ये नए सांसद इस वक्त मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगी इनसे आपका तारुफ करा दूं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं। हमारे साथ सुनीता दुग्गल जी हैं, सिरसा लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद हैं। आयकर अधिकारी से नेता बनी हैं, तो उनकी जवाबदेही ज्यादा हो जाती है। ये भी नहीं कह सकती हैं कि भाई सिस्टम से वाकिफ नहीं हूं इसलिए काम नहीं हो सके। शंकर लालवानी जी हैं, इनके पास सुमित्रा महाजन जी की लेगेसी को इन्हें संभालना है। इंदौर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद हैं। हमारे साथ राजकुमार चाहर जी हैं। राज बब्बर को हराकर अगर पहुंचे हैं लोकसभा, तो जाहिर सी बात है अपेक्षाएं लोगों की भी ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले ये दूसरे नेता हैं। इसके अलावा तेजस्वी सूर्या हमारे साथ है, 28 साल की उम्र में सांसद पहुंच गए हैं और ऐसे में सोशल मीडिया स्टार हैं और जिस तरह से कुशल वक्ता के तौर पर जाने जाते हैं, और वकील और नेता का कॉम्बिनेशन तो डेडली कहा जाता है राजनीति में, तो इनसे भी मुलाकात होगी और साथ ही कई सवाल भी होंगे। तो हमारे साथ ये तमाम चेहरे होंगे। कुछ लोगों का इंतजार अभी हम कर रहे हैं। सुब्रत पाठक और नवनीत कौर हमारे साथ अभी कुछ ही देर में जुड़ रही हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं रीता बहुगुणा जोशी जी के साथ। मैं आपको अलग तरह से आपका तारुफ करा रही हूँ। रीता बहुगुणा जोशी जी को मैं नई सांसद जरूर कह सकती हूं, लेकिन नेता और राजनीति की खिलाड़ी ये बहुत पुरानी है। इसीलिए मैंने आपका तारुफ जरा रोक के रखा था कि ये नए सांसद जरूर हैं, लेकिन नई नेता नहीं है रीता जी। और रीता जी का यहाँ होना बहुत ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि राजनीति तो ये बखूबी जानती हैं, तो संसद के भीतर क्या कुछ करेंगी और इन नए नेताओं को क्या कुछ टिप्स होंगी, वो भी रीता जी से हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहला शुरुआत अब जब बात हुई है तेजस्वी जी से मैं करती हूँ। 28 साल की उम्र में बीजेपी के सबसे युवा सांसद तेजस्वी आप बने हैं, तो जरा ये बता दीजिए कि न्यू विजन क्या होगा जिससे मोदी जी का न्यू इंडिया का सपना साकार होगा। Thank you so much to News Nation for having given me this opportunity to talk to all of you. I'm still trying my best to learn Hindi as quickly as possible. Though my बातचीत का हिंदी अच्छा है, पर सार्वजनिक समारोह में या भाषण करने वाला हिंदी थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ अभी। कोई बात नहीं, आपकी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि दक्षिण भारत तक भी हिंदी पहुंचे। नहीं, that's a different match altogether. But I think when you are on a national platform, it's nice to communicate in a language that most of the Indians rather speak and understand. As far as New India is concerned, the Prime Minister has been speaking about the idea of New India repeatedly from a long time. An India that respects merit, an India that respects performance over pedigree in politics, an India where political leaders can be elected on the power of what they deliver and not on the power of the surname that they get next to their name, is one central idea to the New India. New India also means a government which runs without corruption, where transparency, probity is respected, where the honest tax-paying citizen is respected for his honesty and his commitment to the national cause. A New India is also a country where people rise above language, caste, regional identities to forge a strong national identity which will be the fulcrum around which the country's growth can take place. New India would also mean an India where India will speak like a global leader, because for the last 60-70 years, though we are a country of 1 billion plus people, we have never spoken like we are the ones chosen to lead the world. Under the Prime Minister and under his leadership, India is speaking like a rising global power. This is New India. मैं चाहूंगी, मैं आपसे गुजारिश करूंगी, हमारा चैनल हिंदी में है, तो थोड़ी हिंदी भी निकाल लें आप अपने। थोड़ा कोशिश तो करूंगा, but like I mentioned in the very first instance, I need some more time. The next time I'm on News Nation, my Hindi will be absolutely fantastic. I'm sure मोदी जी की भाषण कुछ मदद जरूर करेंगे। चलिए सुनीता जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। आप सिरसा से आई हैं, हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और हरियाणा में अगर बात की जाए, अगर संसद भवन में इस बार लोकसभा में 78 महिला सांसद पहुंची जरूर हैं, लेकिन अभी भी एक बहुत लंबी दूरी पाटनी है।
और हरियाणा के अंदर तो फीमेल फिटिसाइड का मामला जो है वो काफ़ी गंभीर है। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा तो दिया है, लेकिन अभी भी वो ज़मीन पर उतरा है ऐसा नहीं है। तो बतौर महिला सांसद क्या एजेंडा होगा? ऐसा है कि जिस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है हरियाणा को, उतना वहाँ पर फीमेल फिटिसाइड का उतना भी बुरा हाल नहीं है। और पर्टिकुलरली मैं अगर ये बात कहूँ कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा फर्स्ट टाइम दिया था और पूरे भारतवर्ष को उसके लिए उन्होंने प्रेरित किया था कि सभी को हमें जो है वो बच्चियों का खास ध्यान रखना है, उसके बाद से लेकर अब तक में बहुत चेंज आ चुका है। और अगर मैं बात कहूँ पर्टिकुलरली अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो वहाँ पर कुछ कस्बे ऐसे हैं कि जहाँ पर जो हमारी जो फीमेल्स हैं वो 100 से प्लस हैं, 100 से भी ऊपर जो है वो क्रॉस कर गया है आंकड़ा। तो लेकिन आप ही के एरिया में डेरे भी हैं और उन डेरों में महिलाओं के शोषण को लेकर भी कई बार सवाल उठते हैं, उनके ऊपर कीप एंड चेक जो कहा जाता है वो नहीं हो पाता है। तो आप अधिकारी भी रह चुके हैं, सिस्टम से भी वाकिफ़ हैं, तो उस पर लगाम कसने के लिए कुछ होगा? देखिए ऐसा है कि जो आप बात कर रहे हैं तो वो जहाँ कहीं पे भी इस तरह की कोई घटना या दुर्घटना होती है तो उसमें हमारा जो न्यायपालिका है वो न्यायपालिका अपने तरीके से काम करता है और वो कर भी रहा है। मतलब पहले क्राइम होने का इंतजार करें और फिर काम करें न्यायपालिका? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको कहा कि बहुत ज़्यादा पहले से बहुत ज़्यादा फ़र्क है अब हरियाणा में। वो बात नहीं है हरियाणा में कि आप जैसे कहते हैं कि पहले फीमेल फिटिसाइड, तो अब नहीं है उस तरह से। अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर जो है वो चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कीप ऑन इंक्रीजिंग राइट नाउ। तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी सदन के भीतर? देखिए मेरी प्राथमिकता तो जो मेरे एरिया का जो खास जो है वहाँ पर नशे का चलन ज़्यादा है जी। और पंजाब का बॉर्डर लगता है, तो मेरी प्राथमिकता यही है कि मैं वहाँ पर किस तरह से हमारे युवाओं को नशे से दूर कर सकूं और सख्ती के साथ हम वहाँ पर प्रशासन को सख्ती के साथ हम वहाँ पर जो तस्कर हैं उनको पकड़कर और उनके ऊपर कानून की शिकंजे को कस सकें। और इसके साथ साथ अवेयरनेस कैंप्स जो हैं वो हमारे बच्चों में युवाओं में आएँ और यही हमारी कोशिश रहेगी, चाहे हम पंचायतों की बात करें या स्कूल कॉलेजेस की बात करें, वहाँ पर हम युवाओं को अवेयर कर सकें इसके बारे में। युवाओं तो ये को हमारी सशक्तिकरण बनाना जी, आपका और एजेंडे उसमें में रहेगा। जी, जी रीता जी से अगला सवाल अब जरा मैं ले लेती हूँ। रीता जी, आप तो पुरानी राजनेता हैं लेकिन सांसद पहली बार बन रही हैं, तो संसद के बाहर की राजनीति तो आपने खूब अच्छे से खेली है, लेकिन संसद के भीतर आपका क्या एजेंडा होगा? देखिए मैं मेयर रह चुकी हूँ 5 साल लोकल गवर्नेंस में, 2 टर्म से एमएलए हूँ, तो मुझे लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस है। अब पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, इतना ही फ़र्क है कि हमारे सिर्फ स्टेट मैटर्स होते हैं, यहाँ स्टेट के साथ साथ नेशनल मैटर्स भी होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। मेरा एम्बिशन था पार्लियामेंट आने का पहले से और मैं आई हूँ, उसके लिए मैं अपनी पार्टी को धन्यवाद देती हूँ। मैं अभी आपने जो एक प्रश्न महिलाओं के ऊपर पूछा, आप अगर न्यूबॉर्न का अगर आप आंकड़े उठा के देखें तो यूपी में आज से 5 साल पहले 906 बालिकाएँ होती थीं 1000 बालकों पर, अब हो गई हैं 916। और आप हरियाणा की फिगर्स बोल रही थी, आज से 5 साल पहले हरियाणा में 850 to 1000 का रेशो था, आज 927 का आंकड़ा है। लुक एट द डिफरेंस। आई थिंक दिस इज़ द चेंज। ये अंतर है जो इस सरकार ने प्रदेश सरकारों से मिलकर किया है। बहुत अच्छा है। आज आते आते पहली बार ही मत विभाजन हो गया हाउस में, पहले आते वोट का आइडिया हुआ, लेकिन बहुत ही गंभीर विषयों पर राष्ट्र चलाने वाले प्रधानमंत्री जी का देखिए मत बिल्कुल साफ है। आपने पूछा व्हाट इज़ द एजेंडा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एंड अब की बार जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस हुआ उसमें किसानों को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है। 80% जो हमारी इकोनॉमी को चलाते हैं उनके लिए, और फिर यूथ को, स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत ही ट्रिमेंडस टारगेट सेट किया गया है। बहुत बड़ी धनराशि उसके लिए आरक्षित की गई है। विमेन के लिए बहुत स्पेस दी गई है। महिलाओं के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था, लेकिन महिलाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो अपराध जो हैं उन पर लगाम लगे ऐसा नहीं होता है। वो लगातार मामले सामने आते रहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है आए दिन फेस करनी पड़ती है। और मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रही हूँ, मामले देश भर से आते हैं, तो उसको लेकर कोई खास एजेंडा, कोई बहुत गंभीर है। आप देखिए जब से चुनाव खत्म हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक नहीं 3-3, 4-4 बैठकें एवरी 3rd डे बैठक करी। और आज में भी आते आते मैंने देखा, आ रही थी न्यूज़ कि उन्होंने कहा कि जो नहीं कर पाएगा उसको मैं कंपल्सरी रिटायरमेंट दूंगा। और ये सख्ती की जा रही है, फिर से एंटी रोमियो स्क्वाड्स बनाए गए हैं, निगरानी बढ़ाई जा रही है। विमेन को पुलिस फोर्स में
ज़बरदस्त एंट्री दी जा रही है 20% से ज़्यादा की, और ये कोशिश हो रही है कि हर थाने में महिला डेस्क और है भी। लेकिन एंटी रोमियो तो- स्क्वाड के लिए तो ये कहा जाता है कि वो एंटी पर्टिकुलर रिलीजन स्क्वाड हो जाता है। नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं। आप उठाकर देख लीजिए, 3.5-4 लाख लोगों को पिछले जब ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया था रोका गया, लेकिन उसमें से चंद ही लोग हैं जिनको सज़ा दी गई। एक फेयर साइकोसिस होता है। देखिए, एक वातावरण माहौल बनाना पड़ता है, और जब माहौल होता है कि भाई हम पर सख्ती हो सकती है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तब अंतर आता है। और ये अंतर यूपी में आ रहा है। हम अभी चिंतित हैं, लेकिन आप देखिएगा कि इस साल के अंदर अंदर बहुत अंतर है। चलिए देखते हैं कि आंकड़ों में भी अंतर परिवर्तित होता है कि नहीं। जैसे फीमेल फिटिसाइड के आंकड़े आपने दिखाए, लेकिन अगर क्राइम ग्राफ की बात करें तो वो आंकड़े उतना हक में जाते हुए नजर नहीं आते हैं। यहाँ पर हमारे साथ शंकर लालवानी जी भी इस वक्त मौजूद हैं। आपके पास तो एक बड़ी लेगेसी है सुमित्रा महाजन जी की, उसको संभालने की। इंदौर तो सबसे साफ है और अपना एक मुकाम है, तो इंदौर के लिए और संसद भवन में आप ऐसी कौन सी नीतियाँ हम देखेंगे कि आप चाहेंगे कि वो काम सबसे पहले हों? देखिए, इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 रहा है। माननीय मोदी जी का जो मिशन था स्वच्छता का, उसको लोग एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इंदौर प्रथम आया है। और मुझे लगता है जो हम तैयारी कर रहे हैं, चौथी बार भी हम प्रथम आएंगे स्वच्छता में। अब जो माननीय मोदी जी के जो मिशन है, उसमें हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। वो चाहे अर्बन डेवलपमेंट हो, रूरल हो। जो कल राष्ट्रपति जी का अभिभाषण रहा है, उसमें उन्होंने गाँव, गरीब, किसान, युवा, महिला, सबके लिए बात कही है। तो मुझे लगता है कि इस देश को एक सशक्त नेतृत्व मिला है, और जिस प्रकार एक स्वाभिमानी देश का निर्माण के लिए, एक शक्तिशाली देश के निर्माण के लिए और एक नए भारत के निर्माण के लिए जो ये नई सरकार बनी है, जिस प्रकार कल अभिभाषण हुआ है, मुझे लगता है हर वर्ग के लिए उन्होंने बात रखी क्या है। नए सांसदों से हम उम्मीद रखें कि भाषा की मर्यादा जो दिन ब दिन गिरती जा रही है वो नहीं होगी, निजी टिप्पणियां बिल्कुल। नहीं की जाएंगी? बहुत अच्छा सुझाव है, और ऐसा होना भी चाहिए। संसदीय परंपराओं में नहीं, लेकिन इंदौर से ज़्यादा दूर नहीं है भोपाल, जहां से विवादास्पद टिप्पणियां आई थी। देखिए, वो राजनीति में नए नए हैं, और पहली बार राष्ट्रपिता नए नहीं हैं, बचपन से पढ़ाया जाता है। राजनीति में नए नए हैं वो। बचपन से पढ़ाया जाता है कि कौन क्या है। लेकिन मेरा कहना है, वो भोपाल की जिनकी बात कर रहे हैं आप, वो राजनीति में नए नए हैं, और चूंकि वो प्रवचन में उनका ज़्यादा समय रहा है, तो मुझे लगता है समय फिर तो के ऐसी हिसाब बातें से, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। क्यों? समय के हिसाब से वो भी हो जाएगा, और मुझे लगता है कि ऐसा प्रवचन नहीं तो होगा। ज्यादा शुद्ध होना चाहिए। प्रवचन जो करता है, मुझे लगता है उसे तो शब्दों पे ज्यादा पकड़ होती है, सादे व्यक्तियों से ज्यादा पर पकड़ उनकी शब्दों पे होती है, और जो ज्यादा भगवानों के ऊपर ज्यादा करता है, जिस प्रकार- शायद वो अच्छा ज्यादा बोल पाएगा ये लोगों पर। जिस प्रकार दिग्विजय सिंह जी की भाषा थी, हमारे तो मुख्यमंत्री रहे हैं वर्षों से, तो उनकी भाषा तो उनसे भी हल्की थी। तो कंपटीशन होगा क्या गंदी भाषा Competition हो का? रहा है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ उसका पक्षधर हूँ। नहीं, बस कि मैं ये संसदीय चाहती हूँ कि परंपराओं अगर में युवा अच्छी सांसद भाषा जा रहे हैं होगा। संसद, तो क्या हम ये नहीं, चेंज बिल्कुल, देखेंगे कि बिल्कुल भाई देखना चाहिए। ठीक है, चुनाव बिल्कुल। अपनी जगह, और- भाषा अपनी जगह। बिल्कुल, और हम जो बैठे हैं, हम यहाँ प्रयास करेंगे कि हम ऐसी कोई भाषा नहीं वापरें जिससे किसी के मन में ठेस हो या व्यक्तिगत टिप्पणी हो। चलिए, तो महाराष्ट्र के अमरावती से नवनीत कौर जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। निर्दलीय सांसद हैं, और इनके पति जो हैं वो खुद एमएलए हैं और तेलुगु फिल्म्स की एक्ट्रेस भी रही हैं। नवनीत जी, ये बताइए कि आपके थ्रू आउट द कैंपेन भी मैं एक चीज़ देख रही थी, स्टिल हमारे समाज में जब महिला सामने आती हैं तो उनके अपीयरेंस को लेकर, इन तमाम चीज़ों को लेकर संसद के भीतर से लेकर बाहर तक चर्चा का विषय ये ज़्यादा हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए क्या कुछ आपका विजन है कि एक सीरियस इमेज जो है वो पहुंचे? मुझे लगता है कि कहीं पर भी जब फीमेल्स बाहर निकलती है और जी। मेंस को डोमिनेट करके अपने आप को स्टैंड करना चाहती है, तो शायद वहाँ पर ये एक चीज़ सबसे पहले बाहर निकल के आती है कि फीमेल्स को अगर डोमिनेट करना है, देन यू हैव टू टॉक ऑन हर कैरेक्टराइजेशन। ट्रू। सो जब वो चीज़ें बाहर आती हैं, तो शायद वो क्रॉस करके जो आगे महिला निकल जाती है, तो शायद वो अपना नाम ज़रूर बना लेती है। तो मुझे लगता है सभी महिलाएं जो भी आगे बढ़ती है, सी योर सेल्फ, सी एनी एडिटर, एनी एंकर हु इज डूइंग सम वर्क समवेयर, कहीं ना कहीं, तो उनको जब देखती हूँ मैं, तो उनके पीछे अगर हिस्ट्री निकालते हैं तो उन्हें भी ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। आई थिंक इंदिरा गांधी जी पर भी बोला गया है, सुषमा स्वराज जी पर भी बोला गया है, तो हर किसी महिलाओं पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बोला ज़रूर गया है। सदन के भीतर पर महिलाओं की राह ज़्यादा मुश्किल है?
मुझे तो अभी आके ही 3-4 दिन ही हुए हैं, तो मुझे तो सभी स्वीट लग रहे हैं. एवरीबडी इज सो स्वीट. आई एम ट्राइंग. जितने बुजुर्ग हो सभी को अपने फादर जैसा बनाकर आगे संसद में निकलने की कोशिश मैं कर रही हूँ. तो मुझे मैं उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड हूँ कि मैं संसद में जाकर किसी से भी बैर ना लेते हुए मैं जिस काम के लिए वहाँ पर संसद पहुँची हूँ, और एज ए यंगस्टर्स वन ऑफ द यंगेस्ट फीमेल इन होल इंडिया, इफ यू कैन से, अगर वहाँ पर मुझे जिम्मेदारी देकर भेजी है तो वो जिम्मेदारी जिस तरीके में महिला होने के नाते घर संभालती हूँ, परिवार संभालती हूँ, अपने दोनों पेरेंट्स को संभालती हूँ, बच्चों को आगे बढ़ाती हूँ, उसी तरीके से संसद में रहने के बाद देश के हर एक अच्छे मुद्दे को लेकर आगे कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए मैं काम करने आई हूँ. आई एम नॉट हियर टू कंट्रोवर्सी एनीथिंग. तो मैं यहाँ पर आकर किसी से लफड़ा नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से बदतमीजी नहीं. जहाँ महिलाओं के लिए आवाज़ उठेगी तो आई विल बी दी वन ऑफ दी फीमेल्स इन संसद जो महिलाओं के साथ खड़े रहकर आवाज़ उठाएंगी. रीता जी ने बहुत स्वीटली, कल हम सब यंगस्टर्स बैठे थे तो शी केम वेरी स्वीटली और हमारे बाजू में आके ये यंग लोगों की टीम बननी चाहिए, मैं यहाँ पर आ सकती हूँ. आई थिंक फ्रॉम हार्ट शी इज़ द यंगेस्ट फीमेल आई हैव सीन इन संसद. शी स्माइल सो स्वीट. मुझे लगता है जैसा कि महिलाओं के लिए बोल रहे हैं तो 3 तलाक के लिए आज जैसा आया सेशन में तो उसमें आपको सपोर्ट करना चाहिए था. 100% मैं हमेशा ही सपोर्ट करती हूँ. जो चीज़ें मैं अगर संसद में हूँ और उस वक्त में आई थिंक आई वॉज नॉट देयर इन संसद. अगर वो 3 तलाक के विषय पे आते हैं तो मैं हमेशा ही सपोर्ट करती आई हूँ. जो मुद्दा ये सरकार ने 3 तलाक के बारे में उठाया है उसके लिए मेरा समर्थन हमेशा से था. आज मैं संसद में हूँ पर पहले भी उसके लिए मेरा समर्थन हुआ है. जी, और अपने स्टेट के लिए कुछ खास, अपने रीजन के लिए कुछ खास, क्योंकि इलेक्शंस भी अप्रोच कर रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है मेरे स्टेट में जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ बहुत ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब एरिया मेरे अंडर में आ रहा है. तो वो एरिया में आज भी फीमेल्स को, मेरे डिस्ट्रिक्ट में फीमेल्स को या मेंस को या यंगस्टर्स को जिन्होंने हाथ में डिग्रियां लेके बाहर निकले, उन्हें दिन में 80 रुपया कमाने के लिए भी फॉर 80 रुपीज़ दे हैव टू सर्वाइव, दे हैव टू बेग देम कि मुझे आप काम पे रखिए और मुझे दिन के आप 80 रुपया भी देंगे तो इट इज़ फाइन विथ मी फॉर माई फैमिली. तो उस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है जिस जिले से, जिस डिस्ट्रिक्ट से राष्ट्रपति ताई बने हैं प्रतिभा ताई पाटिल, वो डिस्ट्रिक्ट को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ. तो मुझे लगता है आज भी वो सुविधाएं हमारे जिले में नहीं है. महाराष्ट्र में कई जगह हैं, नागपुर इज ग्रोन, मुंबई इज ग्रोन, इफ यू सी पुणे इज ग्रोन, बट स्टिल विदर्भ में अमरावती इज टू बैकलॉग जहाँ पर हम रहते हैं. तो उसके लिए ना एयरपोर्ट की सुविधाएं हैं, ना ट्रेन वहाँ पर अच्छी हैं. जो चीज़ें मैं लेकर आई हूँ तो 100% उसके लिए मैं बहुत. चलिए, तो ये एजेंडा रहेगा, लफड़ा नहीं है, इनका पूरा फंडा क्लियर है कि सिर्फ और सिर्फ काम करना है. राजकुमार चाहर जी, आपसे उम्मीदें बढ़ जाती हैं क्योंकि जिस तरह से आपने एक थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जीत जो है दर्ज की है उत्तर प्रदेश में, जो जीत का डिफरेंस था वीके सिंह जी के बाद आप ही का सबसे ज़्यादा था. तो ऐसे में अपेक्षाएं भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और उत्तर प्रदेश और धर्म की राजनीति ये साथ साथ चलती है. तो क्या बतौर नए सांसद कुछ बदलाव में उम्मीद करें हम आपसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे किसान के बेटे को ये अवसर दिया कि वो आज वो लोकसभा में पहुंच पाया. और क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने प्रचंड बहुमत से मुझे विजयी बनाकर भेजा और अपना प्रतिनिधि बनाया. और न्यूज़ नेशन का भी धन्यवाद कि सांसद बनने के बाद पहली बार आपने मुझे यहाँ अवसर दिया बात रखने का. देखिए, मेरा मानना यह है कि जितने भी सांसद जो नए चुन के आए हैं उनके निश्चित रूप से अपने क्षेत्र के लिए काम करने के बड़े सपने हैं जी. वो सब लोग चाहेंगे कि अपने अपने क्षेत्र में विकास हो, एक नया भारत का निर्माण, जो अभी मेरे भाई चर्चा कर रहे थे. और नए भारत के निर्माण के लिए जरूरी है कि मेरा गाँव मेरा देश, मेरा गाँव आगे बढ़ेगा तो मेरा देश आगे बढ़ेगा. गांव के नौजवान को रोजगार के लिए जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी आगे आ रहे हैं, किसान सम्मान निधि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों को एक सम्मान किया है, उनको ज़रूरत की चीज़ों के लिए दिया है कि जिससे वो खाद ले ले, बीज ले ले. तो इस तरह का गांव की समस्याओं का समाधान हो. और मैं तो जहाँ से आता हूँ वो बुलंद दरवाज़ा है. फतेहपुर सीकरी बड़ा फेमस है पूरे वर्ल्ड के अंदर और अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी रहा है. और वही अकबर खूब कंट्रोवर्सी का विषय भी रहा है. मेरा सवाल ही शुरुआत में ये था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति धर्म के बिना चलती नहीं है. तो बतौर सांसद उम्मीद रखूं कि जगहों के नाम बदलने, रोड्स के नाम बदलने, इन सब से ऊपर उठकर हमें कुछ काम देखने को मिलेगा. देखिए, फतेहपुर सीकरी में समस्या है पानी की. अकबर छोड़ के चले गए थे फतेहपुर सीकरी. अरे बाप रे, अभी तक तो सिर्फ 60 साल कांग्रेस को ब्लेम करते थे, अकबर को भी ब्लेम करेंगे आप?
पिछले अकबर चले गए अकबर थे, को तो ये बख्श सच्चाई दीजिए है। भाई। आप जरा इतिहास की तरफ नजर नहीं डालिएगा। मैं ठीक है इतिहास ठीक है, अकबर- लेकिन अकबर कांग्रेस चले तक गए ही थे रखते हैं, पानी की अकबर को वजह छोड़ से। देते हैं। अब वो 60 साल और अकबर के जमाने में कोई बहुत फर्क नहीं है। अच्छा तो मेरा आपसे यही है कि फतेहपुर सीकरी अच्छा। में पानी की जो समस्या है बहुत बड़ी, उसका निराकरण हो और मेरे जो क्षेत्र के गांव हैं, पूरे देश के गांवों का विकास हो, नौजवान हमारा आगे बढ़े। यही हमारा प्रयास है, क्योंकि अटल जी की नगरी भी फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में आती है। बटेश्वर है हमारे यहाँ, और बटेश्वर में अटल बिहारी वाजपेयी जी का परिवार का जन्म वहीं हुआ था। तो उस क्षेत्र से हम आए हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि फतेहपुर सीकरी की जनता का और वहाँ के किसानों का, गांव का, गरीब का, नौजवान का, छोटे दुकानदारों, बेरोजगारों का, ये आगे बढ़े, नए भारत का निर्माण हो। माननीय मोदी जी ने जो सपने देखे हैं भारत के नए चलिए निर्माण मोदी के जी लिए, के सपने सब पूरे करेंगे और क्या कुछ बदलाव होगा उस पर भी मैं चर्चा करूंगी कि सपने तो ठीक हैं, चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन किस एजेंडा पर काम होगा, थोड़ा रोड मैप भी बात हो तो अच्छा लगेगा। लेकिन इस बीच अभी जरा सबसे चर्चा हो गई है, हमारे साथ यहाँ पर सुब्रत पाठक जी ने हमें थोड़ा देर से ज्वाइन किया है, कहीं फंस गए थे। आपने तो वो कर दिखाया जिसकी यादव परिवार ने उम्मीद नहीं की होगी, घर की बहू को शिकस्त दे दी। तो कन्नौज से आप जीते हैं, तो अब जाहिर सी बात है लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा होंगी अगर परंपरागत सीट से आपको जिताया है। तो कन्नौज के लिए क्या कुछ एजेंडा आपका, और अगर देश के लिहाज से अगर बतौर सांसद आप क्या नीति बनाएंगे? देखिए, हम बात करते हैं कन्नौज की, तो कन्नौज में निश्चित रूप से वहाँ के ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की पत्नी वहाँ से सांसद थीं, और उनके साथ साथ एक लंबा समय ऐसा रहा कि वहाँ के ऊपर कन्नौज का दुर्भाग्य रहा कि वहाँ के ऊपर कन्नौज का कोई सांसद ही नहीं था। जो भी सांसद आए थे वो बाहर से ही आए थे। मुलायम सिंह जी रहे, अखिलेश जी रहे, उसके बाद डिम्पल जी रहीं, ये सब बाहर के लोग थे। ये बाहर के लोग थे, राजनीति करने वहाँ आए थे, लेकिन वहाँ की मिट्टी से इनका जुड़ाव नहीं था। जो काम वहाँ के ऊपर ज़मीन पर होना चाहिए था, उस काम के लिए इन्होंने कभी सोचा ही नहीं। तो निश्चित रूप से आज वहाँ की जनता ने जो ज़मीन के आधार पर जो विकास की अगर हम बात करते हैं, तो विकास को इमारत खड़ा कर देने से विकास नहीं हो जाता है, रोड एक्सप्रेस वे बना देने से विकास नहीं हो जाता है। विकास तो तब होता है जब गांव में रहने नितिन वाला। गडकरी बनाए एक्सप्रेस वे तो विकास होता है, अखिलेश यादव बनाए तो विकास नहीं होता है। देखिए, आपको फिर आप गलत दिशा में जा रही हैं। हम जो बात मेरी दिशा दुरुस्त कर दीजिए। आज जो उत्तर प्रदेश में जो स्थिति थी, आज जैसे हमारे जिले में एक मेडिकल कॉलेज बना था। अब मेडिकल कॉलेज तो बना था, लेकिन समाजवादी पार्टी के समय पर स्थिति प्राथमिक शिक्षा की इतनी खराब थी कि हाई स्कूल के भी वहाँ के ऊपर नकल के सेंटर खुले हुए थे। समाजवादी पार्टी की सरकार का संरक्षण था। अब आप बताइए कि जो लोग नकल से हाई स्कूल पास करेंगे, इंटर से हाई स्कूल पास करेंगे, वो क्या डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे? आप किस विकास की बात करती हैं? तो जो मूलभूत जो जमीन पर आवश्यकता थी, वो वहाँ के ऊपर काम ही नहीं हुआ। कन्नौज इत्र और इतिहास की नगरी है। कन्नौज पिछले का कुछ वर्षों इतिहास से तो बड़ा ही आपकी प्राचीन सरकार है ना, सिर्फ कन्नौज सांसद का ही सब कुछ थोड़ी आज करेगा। हमारे मुख्यमंत्री प्राइमरी एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर तो मौजूदा आज सरकार का सुधर रहा काम है। है। आज तेजी से सुधार है। आज कानून व्यवस्था के नाम पर तेजी से सुधार है। किसी गुंडे की हैसियत नहीं है कि किसी भी गरीब कमजोर आदमी के ऊपर आंख उठाकर देख ले। आपने क्राइम का आज डेटा पढ़ा है आज हम उत्तर शिक्षा प्रदेश की का? बात करते हैं। आज स्कूलों में पढ़ाई का दौर शुरू हो गया है। आप जाइए गांव में, देखिए जाके, आज अध्यापक पढ़ाने आता है। आज उसके मन में डर है कि पढ़ाने नहीं फिर जाएंगे तो आपके हमारे पास ऊपर करने के लिए कार्रवाई क्या होगी। काम बचा है अगर सब कुछ हो गया है निश्चित तो? रूप से आज हमारे पास करने को बहुत कुछ है। आज हमारे पास में हमारे कन्नौज का अगर हम विकास की बात करें तो कन्नौज में इत्र का विकास होना चाहिए था। आज अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान में परफ्यूमरी की बहुत बड़ी मार्केट है। सुबह से लेकर शाम तक यूज होने वाले तमाम सारे आइटम में आज कहीं ना कहीं परफ्यूम है। आज मिठाई में भी परफ्यूम है। आज आपके आइसक्रीम में भी परफ्यूम है। निश्चित रूप से इस कन्नौज के ऊपर काम नहीं हुआ, जबकि कन्नौज ही इसका निर्माता है। आज पूरी दुनिया में कन्नौज इत्र के नाम से जाना जाता है। हमें यहाँ काम करने की आवश्यकता है, और मैं समझता हूँ अगर हमने इस पे काम किया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में कन्नौज को माननीय योगी जी लाए हैं, हमने इस पे काम शुरू कर दिया है। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर इस पे हम लोग काम करने में सफल हुए, जिसकी कि मुझे पूरी उम्मीद है हम लोग सफल होंगे, तो निश्चित रूप से कन्नौज उत्तर प्रदेश को भी इससे बड़ा लाभ होने वाला है। चलिए, तो ये एजेंडा है कि आपके कन्नौज की इत्र की इंडस्ट्री को जो है आप उसको और आगे ले जाएंगे। एक बार फिर से तेजस्वी जी के पास लौटते हैं। तेजस्वी जी, इस बार राष्ट्रवाद, रक्षा, राम, इन मुद्दों पर कहा जा रहा था कि पूरा चुनाव जो है इसके इर्द गिर्द घूमा है। आपके भी कुछ बयान थे जिसमें आपने धर्म ग्रंथों का जिक्र किया था और आतंकवाद का जिक्र किया था। क्या एक युवा सांसद से, चलिए चुनाव थे, हर कोई हर चीज़ का इस्तेमाल करता है, अब उससे हम आगे आ गए हैं, क्या अब एक पद मिला है, एक जिम्मेदारी मिली है, तो ये स्टेट्समैन नहीं आएंगे और काम होगा, या धर्म हावी रहेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि चुनाव के समय एक पक्ष विपक्ष इस सब का डिफरेंसेस होता है, और चुनाव के बाद
स्पेशली पार्लियामेंट में निष्पक्ष तरीके में हम सब मिलके काम करना है. And I think even outside of the parliament, the Prime Minister has repeatedly said that हम सबका विश्वास का हम बहुत प्रयास करना है. आपने एक I स्टेटमेंट think, दिया था कि आतंक फैलाने वालों के लिए धर्म ग्रंथ प्रेरणा स्रोत हैं. धर्म ग्रंथ में आतंक को समर्थन करने के लिए लिखा जाए तो इससे साफ है कि धर्म आतंक को बढ़ावा दे रहा है. ऐसे कैसे सबका विश्वास आएगा? See, those tweets may have been made in a very different context. As a lawyer, one training that all of us have been given is when you read a text, it must be seen in the context in which the text is written. Therefore, I do not want to आम आदमी की comment भाषा on में it. समझें तो वकीलों को सबसे अच्छा तोड़ मरोड़ के बात को पेश करना आता है. So let us not go into the context of when I have tweeted. But the principal point that the Prime Minister as well as the government has been making is after the elections are made, after the tutu meme is done, it's now to build a country together. And like all the newly elected MPs here have spelt out their development agenda, the presidential speech which was made yesterday Yes. very clearly lays out the agenda of the country's development and progress for the next 30-40 years. And each single ounce of our energy is to be dedicated to fulfill that grand dream. And any other controversies, any other statements or any other issues like this is only a distraction from the large grand goal that all of us under the leadership of the Prime Minister have gotten onto ourselves. So our focus is very clear. सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका विश्वास. ये आज का बात नहीं है. ये मोदी जी का जब वो प्रधानमंत्री की उम्मीदवार बने थे 2014-13 से, तब से प्रधानमंत्री जी नहीं, इस बारे तब सबका विश्वास नहीं था. तब सिर्फ सबका साथ और सबका विकास था. विश्वास तो इस बार जुड़ा है. नहीं, सबका विकास हो. When you do सबका विकास, सबका विश्वास automatically बन जाएगा. So that's the extension. What was implicit has been made explicit. नवनीत कुछ कहना चाह रही हैं और मुस्कुरा रही हैं. और आप सभी क्योंकि सूर्या जी, उस दिन जैसे हुआ था, फर्स्ट डे आई वेंट टू दी संसद इनसाइड, एंड जब मैंने वहाँ पर सब देखा, सभी धर्मों के नाम पे सभी सांसद पीछे से चिल्ला रहे थे. कोई आ रहा था, शपथ ले रहा था, ओथ ले रहा था, तो सभी धर्मों के नाम पे वहाँ पर आवाज़ें निकाली थी. और मैं बाहर आते बराबर मैंने बाइट दे दी कि संसद ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है. यहाँ पर सिर्फ लोगों की विषयों पे चर्चा होनी चाहिए, ना कि कोई भी धर्मों के भगवानों के नाम लेकर वहाँ पर हल्ला करना चाहिए. एंड मैंने वो सिर्फ एक बाइट दे दी तो आई थिंक मेरे डिस्ट्रिक्ट में मुझे 15,000 कार्ड्स, पोस्ट कार्ड हुए हैं. जय श्री राम. आई थिंक अभी तक तो मैं गई भी नहीं हूँ, अभी तक तो मैं पहुंची भी नहीं हूँ. एंड दिस इज एक्चुअली वेरी बैड. जय चलिए, श्री राम अभी हो या अल्लाह अकबर हो या जय तेजस्वी भीम तो हो. लॉयर भी हैं. मुझे तो संसद के भीतर मुझे ऐसा लगता है जब हाँ. ओम जी ने ओम बिरला जी ने जब न्यूज़ निकाली तो वो चीज़ हमारे ही समर्थकों ने मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे महाराष्ट्र में जब पोस्ट की, नाउ यू हैव टू से ऑन इट. आपको अभी इस पे उत्तर देना है कि आपके खुद के स्पीकर जब बोलते हैं कि किसी भी धर्म भगवान के नाम से या गुरु के नाम से या अल्लाह के नाम से या भीम के नाम से यहाँ पर कोई भी मैं बर्दाश्त शब्द नहीं करूँगा, तब मुझे लगा कि व्हाट आई स्पोक इट इज एक्चुअली करेक्ट. ये लोकतंत्र का मंदिर है. यहाँ पर तेजस्वी, आप तो लॉयर भी हैं. संसद भवन के भीतर उत्साह ठीक है, अपने अपने बिलीव्स ठीक हैं, जय श्री राम के नारे लगना क्या सही है? The Constitution of India under Article 105. सिर्फ जय श्री राम नहीं, उस दिन जो हुआ वो सिर्फ एक का नहीं था, सभी लोग हाँ, उसमें उसके बाद शामिल ओवैसी थे. साहब ने भी अल्लाह अकबर बोला, जय मीम बोला, तो वो तो एक तू चल में आया, मतलब एक के बाद एक शुरू हो जाता है. Under the Constitution of India, Article 105, there is absolute freedom of expression in the Parliament, in the floor of the House. You can speak anything and everything under the sun in the Parliament House, and you have absolute freedom Surya of speech. ji, I'll tell you one one second. thing. No, ma'am. When Narendra Modi ji has taken oath, he didn't even speak a single word after his oath got No, finished. ma'am, let me conclude. Not even I'm not single word. justifying Amit any Shah has action. I'm not just taken stating any the word. position of law. Smriti If you're Irani not never justifying spoke the- anything. and if it's Sonia wrong, Gandhi then never accept spoke it. anything. One second, ma'am.
I am not justifying Jai Shri Ram or Allah Akbar. Your question was, as a lawyer, how do I see it? And I'm just stating the constitutional position regarding the freedom of expression available to members on the floor of the House. Constitutional propriety is different from what is considered to be ethical or moral propriety. I don't think the oath of office is a text that is already determined in the Constitution. Anything apart from the oath of office, the text that is already in the Constitution, you say Jai Shri Ram, you say Allah Akbar, you say any other name, any other thing, it will not be recorded in the floor of the House. लेकिन वो हम So- सब लोग सुनते हैं तेजस्वी में Yeah, बहुत so it will not be recorded at all. रिकॉर्डेड की बात नहीं होती है, वो सब लोगों तक पहुंचता है। अगर आप सबका विश्वास जीतने की बात कर रहे हैं, सदन में एक सांसद पहुंचते हैं, एक धर्म विशेष से वो ताल्लुक रखते हैं। मैं उम्मीद करूंगी आप एक बेबाक जवाब दें, आप युवा हैं। जब आप सदन के पटल पर पहुंचते हैं और पीछे से ये कोई मैच नहीं है कि वोटिंग होने लग जाए या कुछ इस तरह की बातें होने लग जाएं, एक पर्टिकुलर नारे लगने लगते हैं, तो वो मैसेज जब जाता है उसे सब लोग दुनिया भर में सुनते हैं, उस खास कम्युनिटी के लोग भी सुनते हैं, तो क्या ऐसे विश्वास जीत पाएंगे? So are you saying that if I say Jai Shri Ram, I will not be able to gain No, I'm not confidence of the saying that. I'm minorities or saying जब anybody? एक Is शख्स that your argument? No, I'm saying कि जब एक शख्स खास तौर पे इकट्ठा होते हैं, मैम, उस वक्त के नारे जो लगाना, लोग जो जय श्री राम बोलते हैं, आपका आर्ग्यूमेंट है कि आप जो जय श्री राम जो बोलते हैं वो माइनॉरिटीज का या दूसरों लोगों का विश्वास नहीं विन कर नहीं सकते तब नहीं बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि क्या मैसेज जाएगा? हमारा आइडेंटिटी डाइल्यूट देखिए, आप करके वकील हम हैं, मैं बिल्कुल आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल डिल्यूट नहीं हो रही है। मैं इस बारे में कुछ कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आप पश्चिमी बंगाल की बात करें तो वहाँ पर कुछ लोग जो हैं उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए और मुख्यमंत्री अपनी गाड़ी से नीचे उतर के कहते हैं कि ये गुंडे हैं, इन लोगों उसका नतीजा हुआ ना कि बीजेपी जीती, टीएमसी कहाँ पहुंच गई, उसका नतीजा हुआ ना। मैं संसद भवन की बात कर रही हूँ, पश्चिम बंगाल की किसी सड़क की नहीं। नहीं तो यही बात है कि अगर आप जय श्री राम बोल रहे हैं तो वो दूसरे जो इंसान आ रहा है वहाँ पे उसको रिटेलिएट नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो बोल रहे हैं अगर जय श्री राम सदन के बोल रहे हैं तो भीतर what's wrong मुझे in it? मैं कह रही हूँ कि इसमें जय श्री गलत राम क्या? बोलिए, सदन के भीतर बोलना क्या सही है रीता जी? देखिए, जब हम लोगों का जॉइंट सेशन हुआ, प्रेसिडेंट का एड्रेस हुआ, आपने देखा कितना फोकस माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट पे था, एजुकेशन पर, उनके जॉब्स पर, एम्प्लॉयमेंट पर 5 करोड़ वजीफे बढ़ाए गए, विमेन की एजुकेशन पर। सी, हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो इनकी गुर्बत और गरीबी है, इससे इनको निजात मिले, और निजात तभी मिलेगी जब हम इनको ट्रेन करेंगे, तैयार करेंगे फॉर 21st सेंचुरी। रीता जी बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखती हूँ। नहीं, वो बिल्कुल फोकस होगा, हमारा सेशन भी है उस पर, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर का, गवर्नमेंट का फोकस कहाँ है? और हम आपको आप तो जानती हैं राजनीति में आप तो इतनी पुरानी है श्योर करते कि हैं सिंबोलिज्म का बहुत महत्व होता है। सिंबोलिज्म नहीं है, ये तो बजटरी प्रोविजंस होंगे। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं जो सवाल था उसी पर लौट रही हूँ। सिंबोलिज्म में ये होता है कि देखिए आज भी क्या हुआ, एक ट्रिपल तलाक का इशू आया और ऑपोजिशन सब खड़े हो गए, महिलाएं भी खड़ी हो गई। आई फील सो डिसगस्टेड कि एक हमारी 50% मुस्लिम विमेन इस जरा से कानून की इंतजार कर रही हैं, और जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 350 केसेस तलाक के हो गए। उल्मा कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को मत मानो, तलाक लीगल है, और विमेन भी दूसरे साइड से खड़ी हो गई। आई मीन पॉलिटिक्स अपनी जगह है, पर ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पे, सोशल इश्यूज पे भी अगर आप एक नहीं होंगे तो इट इज डिसग्रेसफुल। आई फील वेरी सैड व्हेन आई सॉ prominent women faces on the other side saying कि नहीं हम इसको बिल्कुल महिलाएं नहीं तो 33% आरक्षण का भी इंतजार कर रही हैं, उसके लिए इतनी फुर्ती नहीं दिखाई जाती है, क्यों? 78 आ गए। और आप देखिए पॉलिटिकल पार्टीज में, नहीं, आपसे बात 78 कह तो दूं, बिना आरक्षण के आपसे एक बात कह दूं, आरक्षण विमेन्स रिजर्वेशन बिल भी आएगा, ये भी मैं आपको कंफर्म कर रही हूँ, लेकिन जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने विमेन को फोकल पॉइंट बना दिया, सेंट्रल पॉइंट, हर पॉलिटिकल पार्टी विमेन को आगे बढ़ा रही है। अब देखिए फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर गोइंग टू प्रेजेंट द बजट, हाउ प्राउड द वुमेन ऑफ दिस कंट्री विल फील। हाँ, आप सोचिए, मैं तो इतनी गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। तो हम यही चाहते हैं ना कि महिला आपने करेगी। पहला आपकी पार्टी ने डिफेंस मिनिस्टर दिया, डिफेंस फाइनेंस मिनिस्टर मिनिस्टर, दिया, तो फॉरेन अब क्या मिनिस्टर। 33% आरक्षण भी आपकी पार्टी ही दे देगी महिलाओं को सदन हम ही में? देंगे और कोई नहीं और देगा। कोई नहीं देगा, बिल्कुल। तो इस बाबत आप प्रेशर बनाएंगे अपनी पार्टी के भीतर भी? और पिनाज जी, प्रेशर की और जरूरत पिनाज नहीं, जी, मोटिवेटेड जो- प्राइम मिनिस्टर है हमारे। हाँ, जिस तरह से रीता जी बता रही हैं, इवन आप जैसे हरियाणा की बात कर रही थी, वहाँ पर पंचायत है, चाहे ब्लॉक समिति की चेयरमैन है, मेंबर्स हैं, जिला परिषद की मेंबर्स चेयरमैन है, 42% ऑलरेडी वहाँ पर जो विमन जो है वहाँ पर आप देखिए कि डोमिनेट कर रही हैं। जी,
चलिए, जब तो ये इससे- एक चीज समझ में नहीं आती है मुझे कि आरक्षण- जब पे स्केल बढ़ाना होता है सारे सांसद जो हैं इकट्ठे आ जाते हैं, सब पार्टियां एक साथ मिल जाती हैं, लेकिन देखो, जब वुमेन रिजर्वेशन की बात आती है इस पे- तो अचानक से इस पर मतभेद आ देखिए, जाते हैं। नहीं, इसमें सबका कंसेप्ट क्लियर है, हाँ। आना चाहिए। पर मेरा ऐसा मानना है कि हम भी नीचे से ऊपर आए मतलब हैं। स्वर्ण आरक्षण भी मिल सकता है, लेकिन वुमेन रिजर्वेशन नहीं नहीं नहीं, मिल सकता है। देखो अब यहाँ आप देखिए कितनी वुमेन बैठी हैं, बिना आरक्षण के बैठी हैं। सब मिलेगा, सब मिलेगा, महिलाओं को आज भी मिलेगा। वुमेन इक्वली, ऐसा कुछ नहीं है। पर मेरा तो दूसरा ऑब्जर्वेशन है, हम नीचे से आए कारपोरेशन से इलेक्शन जी, लड़ते बिल्कुल। हुए, जहाँ हमारे यहाँ तो 50% आरक्षण है महिलाओं का। उसमें से 50% में हार्डली एक दो ऐसे कार्यकर्ता रहेगी जो अपने ओन से जीत के आती हैं, बाकी तो उनके हस्बैंड या उनके पति नहीं, और आप उनके अब गलत पिता। बोल रहे हैं। 4 चक्कर के बाद ये पोजीशन चलिए, ये नहीं है। दिलचस्प है, तो अपनी ये- पार्टी ये के नेता आपस रिजर्वेशन- में बहस करेंगे, बढ़िया अब मेरा ऐसा कहना है, रिजर्वेशन के बजाय उनको खुद की मेहनत करके आना चाहिए, खुद की मेहनत देखिए, 70 रिजर्वेशन 78 दोगे, खुद से मेहनत रिजर्वेशन कर- दोगे तब महिलाएं आगे आकर भाई नहीं, बिल्कुल, reservation आना है, we चाहिए। have to go in front। जैसे आप तब हम आए वैसे आना लड़ेंगे। चाहिए। हम तो इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं, ऐसे हम आना तो खुद चाहिए, के भरोसे जीत के आए रिजर्वेशन पे हैं। नहीं आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। 78 नहीं, ऐसे भी आएंगे और धीरे धीरे पहली बार हो सकता है किसी की मदद लेकर आए, अगली बार वो इतनी पारंगत हो जाएंगी कि फिर वो खुद आएंगी और पति घर और कैसे पिता पीछे चलाती छूट हैं? जाएंगे। 12 आपको घंटे अभी भी दूर 78 रहते महिलाएं हैं, आई हैं महिलाएं संसद के चलाती अंदर, हैं। सबसे ज्यादा 78 MPs हैं। हाँ, इस बार है। इस पहली बार। लेकिन आजादी के बाद महिलाएं जो वोट डालने की जो उनका प्रतिशत है वो पुरुषों के लगभग बराबर आ गया है, लेकिन जो ये ऐतिहासिक है, लेकिन नुमाइंदगी जो है वो अभी भी काफी कम है, तो उस पर काम करने की जरूरत है। और महिला सांसद इस बार 78 आई है रिकॉर्ड, तो उम्मीद है कि इस पर काम ज्यादा होगा। कुछ लोगों से भी सवाल लेते हैं कि वो अपने नए सांसदों से क्या कुछ चाहते हैं। सर, आप पूछना चाहेंगे? इन तक माइक पहुंचा दिया जाए। मेरा नाम अभिषेक है। मेरा सवाल सारे सांसदों से है, सारे युवा हैं। नहीं, एक से पूछ लूंगी मैं, फिर सबका मैं टर्न सूर्या सर से पूछना चलिए, चाहता सूर्या हूँ। सर से सूर्या पूछिए। सर, ये बताइए, सारे नए सांसद हैं, जय श्री राम का नारा लगता है और नारा है सबका साथ सबका विकास। आखिर राम मंदिर का विकास कब होगा? सबका विकास तो हो रहा है, लेकिन राम मंदिर का विकास कब तक? राम लला टेंट में रहेंगे? और 100 दिन का एजेंडा क्या था कि चुनाव में आने से पहले एक नारा लगा था कि मोदी सरकार ने 100 दिन का एजेंडा पहले से ही फिक्स कर रखा था। क्या उस 100 दिन में राम मंदिर जैसा और 370 जैसी धाराएं खत्म होंगी? सूर्या जी, 100 दिन के एजेंडे में है ये? The issue of Ram Mandir is not just an electoral issue for the Bharatiya Janata Party. ये हमारा सांस्कृतिक कमिटमेंट है, and the manifesto of the Bharatiya Janata Party makes it very clear that we will explore all constitutional and legal means to establish a grand Ram temple in Ayodhya. मेरा ये मानना है कि जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई जो हो रहा है उसके सुप्रीम कोर्ट में भी द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मेकिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ राम मंदिर. The Uttar Pradesh government is also facilitating in its own method. I am sure in the very near future, we will all be witness to the building of a great, grand and a vibrant Ram Mandir at Ayodhya. तेजस्वी जी, लेकिन सब लोग कहते हैं कि एक पक्ष ऐसा भी है, जब हम लोग डिबेट्स करते हैं इस पर, वो कहते हैं कि 3 तलाक पर अध्यादेश लाने में फुर्ती होती है। राम मंदिर का मुद्दा जो है चुनाव के इर्द गिर्द ही वापस आता है। अगर ये लीगल मैटर है और कोर्ट में मामला विचाराधीन है, तो फिर घोषणा पत्र में मत रखिए अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जो एक पक्ष आपके लिए सवाल उठाता है, तो वही सवाल मैं आपके सामने रख रही हूँ। I think they are two different issues. The very fact that the issue is today before Supreme Court, and the Supreme Court and the central government as well as Uttar Pradesh government through its affidavits, through the Attorney General to the Advocate General, is making repeated, dedicated efforts to clear all legal hurdles for construction of Ram Mandir, shows our commitment to the construction of Ram Mandir. There is no doubt about it. वो तो सरकार है, उसे तो अपना काम कोर्ट के आदेश पर करना ही है ना। जो कोर्ट मांगेगा वो तो देना ही है। The Attorney General speaks the language of the government in power. Previously, when the UPA government was in power, the Attorney General and others would go and file affidavits in the Supreme Court that Ram Setu is not our national heritage. तो This was the culture of the previous 2024 में government. जब But this जाएंगे government, तो राम मंदिर बना हुआ होगा। this government under the Prime Minister, even in the previous term, is making every effort to ensure that there is a Ram Mandir constructed and legal hurdles are removed. Therefore, I can tell you in all certainty, in very near future, भव्य राम मंदिर बनेगा
और मंदिर वही बनाएगा. That is the effort that all of us will make. अगर कोर्ट का आदेश हक में आएगा, वो अभी बाकी है ना, कोर्ट नहीं, डिसाइड अभी करेगा. मैं कहूँ। जी जी. देखिए अभी तो समझौते की प्रक्रिया चल रही है, दोनों पक्षों के बीच चर्चा चल रही है, कोर्ट जैसी बैठी हुई है. हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है कि इसको पूरा हम समय देंगे कि लोग इस पे कोर्ट ने टाइम बाउंड कर दिया है. अगर वो फेल करता है, जजमेंट आएगा, जजमेंट नहीं होता तो देयर अदर कॉन्स्टिट्यूशनल वेज ऑफ डूइंग अ थिंग. तो इंस्टेड ऑफ रेसिंग थ्रू एवरीथिंग, हम कोर्ट्स का सम्मान करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से बार बार हम लोग के चलिए जी, दोनों ऑप्शंस खुले हुए हैं. कोर्ट का आदेश का भी सम्मान करते हैं, नहीं तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन बेस है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बेस पहले नहीं. इसलिए जी जी. हमारे घोषणा पत्र में ये बहुत स्पष्ट है कि वी विल एक्सप्लोर ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑल आम कॉन्स्टिट्यूशनल एंड आदमी की लीगल भाषा में रेमेडीज. मैं समझूं तो राजनेता है, फंसा के रखिए दोनों तरफ से. चलिए कुछ और लोगों से सवाल ले लेते हैं. जी पीछे सर आपसे. जी. आप सभी नवनिर्वाचित सांसदों को हार्दिक शुभकामनाएं. पिछली बार भाजपा जब आई थी वो राम मंदिर पे आई थी, लेकिन इस बार जो भाजपा आई है वो राष्ट्रवाद के नाम पे आई है. और सवाल क्या? राष्ट्र को बनाने के लिए नहीं, सवाल क्या है आपका? सवाल ये है, राष्ट्र को बनाने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है. आज अगर हम हाईवे पे जाते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा शराब के ठेके हैं. उन ठेकों को क्या हमारी जो आने वाली भाजपा सरकार है, लोग नशे में, जो हमारे युवा हैं नशे में लबालब हैं. चलिए क्या ये सवाल हमारी मैं भाजपा सरकार सुनीता जी आपसे ले लूं. आने वाले टाइम में शिक्षा पे क्या काम क्योंकि करेगी, उसके आप बारे सिस्टम में में भी आप रही जवाब दें. हैं और आप आयकर अधिकारी भी रही हैं. जितनी कमाई होती है, ऐसे में बतौर नेता आपको लगता है कि शराब पर पाबंदी लग सकती है, क्योंकि आप तो अधिकारी भी रही हैं. देखिए ऐसा है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है. नशा जो है वो जो भी जितने भी ठेके वगैरह जिस सरकार की तरफ से लगाए जाते हैं ये, तो उसमें कहीं भी ये नहीं कहा जाता कि आप उनको पी के और सड़क के ऊपर ऐसे लेट जाइए. कहीं कहीं पर भी आप जो है अंधाधुंध उसको पिए जा रहे हैं और कहीं पर भी ये एक लिमिटेड उसके लिए, और आप घर पे बैठ के जो है आप उसमें कहीं कोई सरकार को भी कोई दिक्कत नहीं है. दिक्कत कहाँ आती है? आप नशे में दिक्कत कहाँ है? नशे में दिक्कत ये है कि जब नशा करने के बाद कहीं अपराध की तरफ जो है वो जाता है इंसान, और बहुत ज़्यादा नशा बहुत ज़्यादा करता है. और इसके अलावा जब ड्रग्स में जब इन्वॉल्व होता है, तो तब आप ये देखिए कि बहुत ज़्यादा वो हमारे युवाओं के लिए बहुत खराब है. और इसकी तरफ सरकार की तरफ से पूरी कोशिश चल रही है. और इसीलिए मैं आपको एक खास बात बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से पीयर प्रेशर होता है, उसी तरह से पीयर लेड इंटरवेंशन, उसके तहत जो है वो सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि हमारे जो बच्चे इस लाइन पे नहीं हैं, जो बच्चे सही रास्ते पे हैं, वो दूसरे बच्चों को मोटिवेट करें ताकि वो इस रास्ते पर ना जाएं. चलिए कोशिशें हो रही हैं, पाबंदी नहीं लग सकती है, कमाई बहुत होती है. जी सर, आप शिक्षा की बात किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आप रखती है. प्लीज़ माय रिक्वेस्ट इज, पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट ने एक नए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट ले चुका है. और द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इज 170 ईयर्स पुराने एजुकेशन सिस्टम है, और इसको हम बदलना है और नया एजुकेशन सिस्टम को भारत में लागू करना है. मेरा रिक्वेस्ट है आपको और सब इधर इंटेलिजेंट सिटीजनरी को कि ये नया जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको आप एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिए, और आपका जो सजेशंस है वो भी आप गवर्नमेंट को दीजिए. नया इतिहास, सो इट्स गोइंग टू बी अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी. न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, लेकिन जो पुराना अच्छा है, जो पुराना है, आज जो डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करती हूँ, छोटा सा जिला परिषद, पंचायत समिति, जो स्कूल्स हैं जो रूरल एरिया में चल रहे हैं, अगर वहाँ पे जाके आपने कंडीशन देखी वो स्कूलों की, तो वहाँ पे ना लाइट है, ना आंगनवाड़ी में आज तक चलिए लाइट पहले की सुविधा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लीजिए, उसके बाद सिलेबस चेंज कर लीजिएगा. हम सिस्टम को, एजुकेशन को, सूर्या 1 सेकेंड, एजुकेशन को, आई एम नॉट फाइटिंग विथ यू, आई एम जस्ट टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ माय डिस्ट्रिक्ट जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ. आप सब लोगों को परिणाम है, और इतना मैं कह सकती हूँ कि सदन के अंदर गर्मा-गर्म बहस जो है वो जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि आप सभी बेहतरीन वक्ता हैं. नहीं, जब बनाएंगे तब एक अलग बनाएंगे, पर आज जो है,
जो देश में ऑलरेडी हमारे जैसे डिस्ट्रिक्टों में चल रही है, उसमें आंगनवाड़ी में अगर आप पानी की सुविधा कर नहीं सकते हैं, लाइट पहुंचा सकते नहीं हैं, जिला परिषद में आप अच्छी सुविधाएं शौचालय नहीं दे सकते हैं, तो हमारे बच्चे आगे की एक्सपेक्टेशंस और हम आगे की एक्सपेक्टेशंस चलिए। कैसे करेंगे? तो कई मुद्दे यहाँ पर नए सांसदों ने उठाए हैं, कई बातें यहाँ पर रखी हैं और अपना एजेंडा दिया है। उम्मीद करते हैं कि नई संसद के अंदर ये नए सांसद जो हैं राजनीति की नई परिपाटी लिखेंगे, जिसमें राजनीति तो होगी लेकिन नैतिकता भी साथ साथ चलेगी। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं और अगला सेशन होगा राजनीति में वंशवाद के मुद्दे पर मेरे सहयोगी दीपक चौरसिया के साथ।